हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम दिवस द्विवेदी है और मैं घटना सूत्र की इस खूबसूरत पहल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लेकर आए हैं 9 मई 2025 के करंट अफेयर्स, जो वेरियस न्यूज़पेपर से लिए गए हैं। चाहे आप बात करें द हिंदू की, चाहे आप बात करें इंडियन एक्सप्रेस की, चाहे आप बात करें इकोनॉमिक टाइम्स की, पीआईबी की, तो वेरियस न्यूज़पेपर से यहाँ पे हमने आर्टिकल लिए हैं जो यूपीएससी तथा स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जाम को ध्यान में रख के बनाए गए हैं। अब हम बात करें कि ये पीडीएफ आप कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, तो हमारा टेलीग्राम चैनल है और जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाए घटना सूत्र नाम से। वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल में आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। यह पीडीएफ आपको हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी दोनों भाषाओं में आपको मिलेगा। पीडीएफ में आपको सिर्फ न्यूज एनालिसिस के साथ ही आपको यहाँ पर 5 एमसीक्यू भी मिलेंगे, जहाँ पे आप प्रीलिम्स संबंधी जो एमसीक्यू है करंट अफेयर बेस्ड, उस पर यहाँ पे देख सकते हैं। साथ ही साथ 2 मुख्य परीक्षा संबंधी आर्टिकल भी आपको यहाँ पर मिलेंगे। अब हम आज के आर्टिकल की बात करें, आज कौन कौन से आर्टिकल हम बेसिकली कवर करने वाले हैं। तो पहला आर्टिकल है जो बात कर रहा है भारत अमेरिका जो है जो अमेरिका जो है भारत पाकिस्तान के युद्ध में नहीं पड़ेगा। तो इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल आया था, तो उसमें ये आर्टिकल आया था जो हमने यहाँ पर देखा। अब हम आगे बात करें कि आखिर जो आर्टिकल कहना क्या चाहता है। बेसिकली आर्टिकल ये कहना चाहता है कि आप इतिहास उठा के देखेंगे तो जब भी भारत अमेरिका के बीच युद्ध हुआ तो कहीं ना कहीं जो सपोर्ट है अमेरिका का किसकी तरफ रहा है, पाकिस्तान की तरफ रहा है। लेकिन अगर आप देखें इस बार ऐसा जो स्टेटमेंट देखने को मिला है, इससे क्या इंपॉर्टेंस है, और थोड़ा हिस्ट्री में भी थोड़ा सा जानेंगे कि किस तरह से अमेरिका ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया। फिर दूसरा आर्टिकल है ईरान के विदेश मंत्री ने राष्ट्रपति से की भेंट। तो अभी जो ईरान के विदेश मंत्री की राष्ट्रपति से भेंट हुई है, ईरान के जो संबंध है भारत से, उसमें व्यापारिक जो संबंध है, प्रीलिम्स इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ऐतिहासिक संबंध कैसे रहे हैं उनको देखेंगे। फिर यहाँ पर आर्टिकल कामगारों को के उनके अधिकारों से संबंधित एक रिपोर्ट है ब्लू मार्ट की, जो इंडियन एक्सप्रेस में आई है, उसे हम यहाँ पर देखेंगे। फिर जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है भारत में, पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें जो चैलेंजेस है द हिंदू में आर्टिकल आया है, उसे देखेंगे। साथ ही आप देखेंगे जो पश्चिम सीमा में जो शहरों में ब्लैकआउट हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है यहाँ पर, और जो पाकिस्तानी जो बेसिकली जो मिलिट्री बेस है उस पर भी भारतीय सेना ने अटैक किया है। तो इस संबंध में भारत में भी जो सतर्कता किस तरह से चल रही है उसे देखेंगे। यूके ने कार्बन कर लगाया है, उसके बारे में यहाँ पर देखेंगे क्या इंपॉर्टेंस है यहाँ पर। और ये आर्टिकल अगर आप देखें इंडियन एक्सप्रेस में कवर हुआ है। फिर यहाँ पर भारत पाक हमले पर, इसी को हम यहाँ पे देख लेंगे, ये जो ब्लैक आउटेज वाले आर्टिकल में कवर कर लेंगे जो द हिंदू में आर्टिकल आया है। रॉबर्ट प्रीबोस्ट जिन्हें अभी पोप चुना गया है, पहली बार ऐसा कोई अमेरिका का पोप चुना गया द हिंदू में। तो बहुत मेंस के लिए इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन न्यूज़ है, उसे हम देखेंगे। एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में देखेंगे, भारत में किस तरह से एयर डिफेंस सिस्टम काम करते हैं। साथ ही यहाँ पे वर्ल्ड हिस्ट्री से एक आर्टिकल को रिलेट करने की कोशिश करेंगे। यूक्रेन में जो आक्रमण के लिए नाजी विरोधी जो सोवियत विजय है उसका इस्तेमाल अभी किया है। तो यहाँ पे जो नाजी विजय कब हुई थी, कैसे हुई थी, और उसका वर्तमान में क्या लिंक यहाँ पे जोड़ा जा रहा है, उसे हम देखेंगे। तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं आज के पहले आर्टिकल की, जो कहता है अमेरिका भारत पाकिस्तान युद्ध में नहीं पड़ेगा। तो जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने यह बयान दिया है कि अभी तक क्या भारत जो अमेरिका है इस बार किसी और के मामले में पड़ के अपनी जो मिलिट्री है उसको इन्वॉल्व नहीं करेगा, किसी तरह की सैन्य मदद नहीं देगा। बेसिकली ऐसा अमेरिका का मानना है। तो ये जो स्टेटमेंट है जो अमेरिका के उपराष्ट्रपति उनके, ये हाल आपने देखा होगा कि हाल में इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति का दौरा भी हुआ था। और ये जो संदर्भ अगर आप देखें, ये जो स्टेटमेंट है ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस तरह से भारत द्वारा एक्टिविटीज़ की जा रही हैं, जिस तरह से यहाँ पे भारत यहाँ पर लगातार पाकिस्तान सेना व पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ कदम उठा रहा है, उस संबंध में ये आर्टिकल आया है। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर बस इतनी जानने की ज़रूरत है। अब बात करें कि जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं उनका नाम JD वेंस है। अभी उन्होंने हाल में भारत यात्रा की थी, और बेसिकली जो ट्रंप सरकार उसमें ये उपराष्ट्रपति हैं। इस संबंध में यहाँ पे आपको थोड़ा सा देखा है। साथ ही इन्होंने यह कहा कि अमेरिका पूरी तरह से गैर हस्तक्षेपवाद की नीति अपनाएगा। गैर हस्तक्षेपवाद, जहाँ पे अमेरिका बिल्कुल ही हस्तक्षेप नहीं करेगा भारत और अमेरिका के बीच युद्ध में। हालांकि वह शांति पहल को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा, लेकिन भारत यहाँ पे सैन्य रूप से इन्वॉल्व नहीं होगा। अब अगर बात करें थोड़ा सा यहाँ पे हाल में जो घटनाएं हुई, तो ऑपरेशन सिंदूर के बारे में आपने देखा कि जो पहलगाम हमला हुआ, जैसे 26 नागरिक मारे गए, उसके बाद उसमें एक नेपाली नागरिक भी था। बाद में भारत ने क्या किया कि आतंकी ठिकानों को टारगेट किया, और आतंकी ठिकानों को टारगेट करने के लिए लगभग 9 जगह भारत ने मिसाइल लॉन्च किया, उन्हें ध्वस्त किया। उसके बाद लाहौर का जो भी एयर डिफेंस सिस्टम है उसको भी भारत ने नष्ट किया। पाकिस्तान ने लगभग 15 भारतीय शहरों को टारगेट किया था, लेकिन वो पूरी तरह से यहाँ पर आप देखेंगे विफल हो गया। भारतीय जो एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसके बारे में आज हम देखेंगे, जिसमें आकाश है, उसके अलावा जो S-400 खास तौर पे जिसे रसिया से भारत ने लिया है, उसके बारे में देखेंगे किस तरह से एयर डिफेंस सिस्टम काम करता है
और ये लास्ट में जो आर्टिकल इसे हम कवर करेंगे। तो यहाँ पर बेसिकली जो भी हमले की संभावना थी या जो भी पाकिस्तान के प्लान थे उसको यहाँ पे विफल कर दिया गया। हालांकि पाकिस्तान की मीडिया में 5 राफेल में जो विमान हैं उनको मारे जाने की खबर वायरल बहुत हो रही है, लेकिन इसका कोई प्रमाण नहीं है, ना तो कोई इसका डाटा है, ना तो कोई इसका फैक्ट है, ना तो कोई इसके सबूत मिले हैं। इस संबंध में यहाँ पर ये आर्टिकल था, इसको हमने यहाँ पर देखा। अगर हम बात करें इससे पहले तो आप पाएंगे जो 1965 का युद्ध था जिसमें भारत पाकिस्तान के मध्य लड़ा गया था, तो अमेरिका ने यहाँ पर पाकिस्तान को सैन्य सहायता दी थी। अमेरिका ने 1954 में व 1959 में, अगर आप देखें, सीटोवा सेंटो जैसे सैन्य समझौते किए थे और इसके तहत पाकिस्तान को भारी मात्रा में सैन्य मदद अमेरिका ने प्रदान की, जिसमें आप देखेंगे जो F-86 उनके पास जो विमान हुआ करते थे, पैटर्न टैंक होते थे, गोला बारूद होते थे, इस तरह से अमेरिका ने सैन्य मदद की। साथ ही साथ रणनीतिक मदद भी यहाँ पर करता था, क्योंकि अमेरिका को लगता था कि भारत रूस के खेमे में है। और आपको पता है कि जो 1950 से जो 1990 तक का जो दौर है, कहीं ना कहीं ये दौर शीत युद्ध का दौर था, जिसमें आपको पता है कि जो भारत की मित्रता ज़्यादातर किससे देखी जा रही थी, रूस से देखी जा रही थी, सोवियत यूनियन से देखी जा रही थी। जिस संदर्भ में यहाँ पर अमेरिका भी क्या कर रहा था, पाकिस्तान को खुली मदद यहाँ पर दे रहा था। फिर 1971 का युद्ध आता है, 1965 के बाद आप देखेंगे, और 1971 के युद्ध तक आप देखेंगे पूरी तरह से अमेरिका ने क्या किया, जो पाकिस्तान उसको मदद देना यहाँ पे शुरू कर दिया। और इसके बाद अमेरिका ने यहाँ पर 7वां बेड़ा भी तैनात किया था। 7वां बेड़ा उनका नेवी का बेड़ा। बाद में आप देखेंगे कि जब रसिया से हमारा जो संधि हुई, जो रसिया से हमारी कूटनीतिक संधि हुई, तो रसिया ने फिर यहाँ पर अपनी जो नेवी है उसको उतार दिया और बाद में जो 7वां बेड़ा है अमेरिका का वो वापस चला गया। और ये जो ट्रीटी हुई थी 1971 में, आप देखेंगे 20 वर्षीय ट्रीटी हुई थी। भारत ने अमेरिका के दबाव को संतुलित करने के लिए अगस्त 1971 में सोवियत संघ के साथ 20 वर्षीय शांति व सहयोग संधि यहाँ पर साइन की थी। तो 1965-1971 दोनों युद्ध में अमेरिका का जो झुकाव है पाकिस्तान की ओर था। अमेरिका की सहायता सैन्य हो, रणनीतिक मामले में हो, कूटनीतिक मामले में हो, पाकिस्तान को ज़्यादा प्राप्त हो रही थी। भारत ने बेसिकली, अगर आप देखेंगे, पहले ना तो सोवियत यूनियन का समर्थन किया था, ना तो अमेरिका का समर्थन किया था। भारत गुट निरपेक्षता का समर्थन करता था, और इस संबंध में आप देखेंगे यहाँ पर ये आर्टिकल था। तो आगे हम देखेंगे अगले आर्टिकल बारे में बात करेंगे, जो बात कर रहा है ईरान के विदेश मंत्री की भारत में यात्रा हुई है। अगर हम बात करें ईरान के विदेश मंत्री की भारत में यात्रा हुई संदर्भ में, क्या आर्टिकल था कि 8 मई 2025 को जो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान है उनके विदेश मंत्री हैं अब्बास अराक्ची की भारतीय यात्रा हुई है। अराक्ची, और इन्होंने किससे मुलाकात की? इन्होंने राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू से राष्ट्रपति भवन में मुलाकात की। यह बैठक बेसिकली भारत ईरान के बीच जो राजनीतिक संबंध है वो 75 वर्ष हो चुके हैं। भारत जैसे ही आज़ाद हुआ तो उसने ईरान के साथ राजनीतिक संबंध स्थापित किए थे, तो उसको एक उत्सव के रूप में मनाना, ऐतिहासिक सांस्कृतिक उसको प्रगाढ़ता प्रदान करना, इस संबंध में आप देखेंगे नई दिल्ली में मुलाकात हुई। और उनका जो स्वागत है बहुत ही गर्मजोशी से हुआ, क्योंकि भारत की जो ईरान के संबंध है, इन पर नज़र डालें तो बहुत पुराने संबंध हैं, आज के हमारे इनके संबंध नहीं हैं। आज के आंकड़ों पर हम आएंगे कि आज कौन कौन से आंकड़े, लेकिन सबसे पहले हम नज़र डाल लेते हैं जो भारत ईरान के संबंध है। आप देखें जो प्राचीन काल में आप पाएंगे जो हड़प्पा सभ्यता थी, हड़प्पा सभ्यता के दौरान भी आप देखेंगे जो ईरान से हमारा व्यापार होता था, लगभग 2500 BC के पूर्व की बात है। साथ ही आप देखेंगे जो ईरान के शासक जो डेरियस ने सिंध पर अधिकार कर दिया था, तो यहाँ पर देखेंगे ईरान व जब एक आक्रमण होता है उसके बाद भले आक्रमण विफल हो जाता है, लेकिन दो देशों के बीच वो मार्ग खुल जाता है। जैसे सिकंदर का जब आक्रमण हुआ तो बाद में भले सिकंदर यहाँ से वापस चला गया, लेकिन भारत के और मैसेडोनिया के बीच एक तरह से देखो मार्ग खुला, व्यापारिक मार्ग खुला, जिससे व्यापार का और आने वाले समय में जो संस्कृति है उसका आदान प्रदान बढ़ता है। तो यहाँ पर जो डेरियस अटैक हो उसके बाद ईरान का भारत का संपर्क यहाँ पे बढ़ा। साथ ही साथ अब देखिए ईरान को यहाँ पे आप देखेंगे ईरानी जो मुद्रा प्रणाली है, लेखन शैली, उसका ही प्रभाव देखें उत्तर पश्चिम में दिखाई देता है। फिर मुगल काल में आपको पता होना चाहिए, मध्यकाल में आप जानते होंगे, मध्यकाल में जो कालीन है, केसर है, सूफी साहित्य का आयात भारत में यहाँ से हुआ, कालीन केसर इत्यादि का आयात हुआ। बाद में जो मुगल बादशाह है, जब उनका जो शेर शाह सूरी ने जब उनको यहाँ से भगाया था, तो उन्होंने ईरान के जो शासक थे तहमास, वहाँ पर उन्होंने शरण प्राप्त की थी। बाद में 19वीं सदी में आप आएंगे तो आप पाएंगे जो 19वीं सदी में ब्रिटेन के राज्य के दौरान भारत ईरान व्यापार में अंग्रेजों ने नियंत्रित किया, लेकिन कपास है, चाय, टेक्सटाइल, इन सबका निर्यात भारत में होता था। आज़ाद भारत में हम देखेंगे कि जो भारत है उसने क्या किया, तेल के संबंध में भारत की जो निर्भरता ईरान पर काफ़ी ज़्यादा थी। इसके अतिरिक्त भारत ने ईरान को भी बहुत सारी खाद्य पदार्थों का निर्यात किया। और आगे चल के जो संबंध तब महत्वपूर्ण हुआ जब भारत ने चाबहार पोर्ट का समझौता 2016 में किया। भारत द्वारा जो चाबहार पोर्ट है उसमें बेसिकली भारत का पर्पज ये है कि अगर आप देखें, अगर यहाँ पे आप मैप देखें, यहाँ पे अगर इंडिया का मैप है और आपको पता है कि यहाँ पे ये पाकिस्तान का मैप है, यहाँ पे अफगानिस्तान का मैप है और ये यहाँ पे ईरान का मैप है। अब जो चाइना है उसका यहाँ पे ग्वादर पोर्ट है, जिस पर
सीपेक के माध्यम से जो कंट्रोल है पाकिस्तान चाइना का है यहाँ पर, सीपेक चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर। अब यहाँ पर जो ग्वादर पोर्ट है उसे भारत ने यहाँ पर चाइना जो ईरान है उससे संपर्क बनाकर उससे लिया है। अभी इससे क्या हो रहा है कि भारत क्या कर रहा है, यहाँ से अफगानिस्तान को डायरेक्ट यहाँ पे किसी वस्तु का निर्यात कर पा रहा है, साथ ही यहाँ पे ग्वादर जो पोर्ट है उसको काउंटर करने के लिए भारत को काफ़ी मदद मिली है। तो इस संबंध में इसके बाद संबंध काफ़ी अच्छे भारत और ईरान के हो गए। और इसके अतिरिक्त वर्तमान में अगर आप बात करें तो वर्तमान में आप मुख्य आंकड़ों पर नजर डालें तो वर्तमान में आप पाएंगे कि लगभग $2.2 बिलियन का जो भारत ईरान का व्यापार है 2024-25 में हो गया है। वहीं आप देखेंगे जो चाबहार बंदरगाह है उस पर 2025 तक 7.8 मिलियन टन से अधिक माल का प्रबंधन हो रहा है। फिर 75 वर्षों के जो संबंध उससे भी हम यहाँ पर मना रहे हैं। साथ ही जो आतंकी हमला हुआ उस संबंध में भी जो ईरान है उसने आतंकवाद संबंधी जो निंदा की है और भारत के समर्थन के बारे में बात की है। अगला आर्टिकल बात करेगा यहाँ पर इसके बारे में, कामगारों को उनके नाम से बुलाइए। अब आर्टिकल क्यों है कि हाल में क्या हुआ है, ब्लू स्मार्ट ड्राइवरों द्वारा की गई हड़ताल से ने प्लेटफॉर्म अर्थव्यवस्था में काम करे श्रमिकों को जो जैसे गिग वर्कर्स हैं उनकी जो चुनौतियां आ रही उन्हें उजागर किया कि साझेदार कहकर जो सामाजिक सुरक्षा है उससे उनको कहीं ना कहीं वंचित किया जाता है। सामाजिक सुरक्षा अगर आप देखेंगे पीएफ है ना, इसके अलावा बीमा है, इन सारी सुरक्षाओं से उनको वंचित किया जाता है। ये सारी चिंताएं हैं, स्वास्थ्य बीमा है, अन्य लाभ हैं, इसके अलावा आय में अनियमितता दिखाई जाती है, अत्यधिक कार्य किया जाता है, कोई कार्य का जो समय सीमा है उसका निर्धारण नहीं है। तो ये सारी चुनौतियाँ यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। तो बहुत सारी मांगे हैं उनकी, बहुत सारा आंकड़ा यहाँ पर हम देखेंगे। तो कुछ हम आंकड़ों पर पहले नज़र डालें तो हम यहाँ पर पाएंगे कि बेसिकली 2023 में आप पाएंगे 2023 में 7.7 मिलियन अगर आप देखें गिग वर्कर सक्रिय थे भारत में, गिग वर्कर भारत में सक्रिय थे। और 2030 तक संभावना है कि 2030 तक जो गिग वर्कर इनकी संख्या 24 मिलियन के आसपास हो सकती है। अब 24 मिलियन अगर गिग वर्कर हो सकते हैं तो उनके संबंध में सामाजिक सुरक्षा का महत्वपूर्ण योगदान यहाँ पे हो जाता है। हड़ताल में अगर आप देखें यहाँ पर जो शामिल हुए उसमें लगभग 800 से ज़्यादा ड्राइवर शामिल हुए, बहुत सारे लोग यहाँ पर शामिल हुए जो बात करते हैं कि गिग वर्कर्स को भी क्या सामाजिक सुरक्षा का लाभ यहाँ पर मिलना चाहिए। तो ये बेसिकली आर्टिकल का मानना है। तो अब इस संबंध में अगर आप देखें तो समस्या ये देखने को मिली जो संवेदनहीनता है कंपनियों की यहाँ पे दिखाई दे रही है। साथ ही साथ एल्गोरिदम आधारित जो मूल्य है, रेटिंग दबाव है, ये सारी समस्याएं अगर आप देखें गिग वर्कर्स के पास डिलीवरी बॉय को रेटिंग उनकी देखनी जाती है, फिर अगर डिले हो जाता है तो भी समस्या, गाड़ियाँ बहुत तेज़ चलाती है, एक्सीडेंट के भी खतरे होते हैं। तो बहुत सारे चैलेंज उनको देखने पड़ते हैं, लेकिन जो सामाजिक सुरक्षा के नाम पर कुछ नहीं है। अगर हम बात करें सामाजिक सुरक्षा के संदर्भ में तो कुछ प्रावधान यहाँ पर भारत के जो श्रम व्यवस्था उसमें किए गए हैं। सबसे पहला प्रावधान यहाँ पर आप देखेंगे EPFO है। EPFO अगर देखें एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको 1952 में आप देखेंगे इस्टेब्लिश किया गया था। बेसिकली पर्पज़ ये था कि जो एम्प्लॉय है उसके लिए कुछ ना कुछ पैसा जमा किया जाए। जमा इसलिए किया जाए कि जब सेवानिवृत्ति हो, जबकि रिटायर हो तो उसके पास बचत योजना उसके पास कुछ बचत रहे। तो ये बचत योजना की शुरुआत की गई थी। बचत योजना में अब क्या किया गया था कि यहाँ पर 12% यहाँ पर कौन देगा, कर्मचारी के पैसे से कटेंगे, और 12% यहाँ पर कौन देगा, यहाँ पे जो जहाँ पे वो काम कर रहा है वो संस्था देगी। तो इस तरह से जो 24% रुपये है वो कहीं ना कहीं एक तरह से बचत योजना के नाम पर उसके खाते में जमा होते रहेंगे, और इससे क्या होगा जब वो रिटायर होगा तो उसको यहाँ पे समस्याएं देखने को नहीं मिलेगी। और जो श्रम मंत्रालय है इसके अंतर्गत यह कार्य यहाँ पर देखा जाता है। तो ये बेसिकली आप देखेंगे ये EPFO स्कीम थी जो 1952 में शुरू की गई थी, 1922 ने 1952 की। तो यहाँ पर EPFO के बारे में हमने जाना। फिर हम बात करें आगे कौन सी स्कीम यहाँ पर सरकार ने चलाई, तो उसके संबंध में आप जानते हैं कि जो एम्प्लॉयमेंट स्टेट इंश्योरेंस स्कीम है जिसकी स्थापना अगर देखें ESI स्कीम है, इसकी स्थापना अगर देखें तो 1952 में इसकी स्थापना हुई थी। और इस संबंध में आप देखें जो 1948 में एक्ट आया था और बात हुई थी कि जो बीमारी है या मातृत्व है या दुर्घटना मृत्यु के संबंध में यहाँ पर बीमा सुरक्षा होना चाहिए, और ये ऐसी जगह लागू किया जाएगा जहाँ 10 से ज़्यादा कर्मचारी हों, वहाँ पर ESI जो स्कीम है इसको यहाँ पर लागू किया जाएगा। साथ ही यहाँ पर ESI में नियोक्ता को 3.25% और कर्मचारी का 0 अगर आप देखें 7.5% यहाँ पे योगदान होगा, और नियोक्ता का 3.25% होगा। जिससे कभी कोई ऐसी दुर्घटना होती है, इसकी मौत होती है तो उसको कुछ ना कुछ यहाँ पे लाभ मिल पाए। फिर इसके अतिरिक्त आप देखें मिनिमम वेजेज एक्ट है, न्यूनतम जो मजदूरी अधिनियम 1948 है, उसमें प्रावधान था कि एक निश्चित मजदूरी निश्चित रुपए से नीचे की मजदूरी यहाँ पे नहीं दी जाएगी, और आप यहाँ पे आप देखेंगे संबंध में यहाँ पे प्रावधान था। इसके अतिरिक्त आप देखें कोड ऑन सिक्योरिटी बिल 2020 में आया। 2020 आपको पता है कि श्रम कानून आया 2020 में, उसी संबंध में यह कानून है, और ये 9 पुराने कानूनों को इसने एकीकृत कर दिया। और पहली बार गिग वो प्लेटफॉर्म जो श्रमिक उनको यहाँ पर शामिल किया गया। तो इस संबंध में यहाँ पे हमने आर्टिकल देखा। अब हम बढ़ेंगे अगले आर्टिकल की तरफ। अब बात करेंगे भारत में जो सार्वजनिक स्वास्थ्य उसके बारे में यहाँ पर हम देखेंगे। तो आप यहाँ पे कौन कौन से आर्टिकल कवर किए गए हैं इसको यहाँ पर हम देखेंगे। सबसे पहले हम भारत की जो पब्लिक स्वास्थ्य उस पर नज़र डालें तो यहाँ पर आर्टिकल क्या कहना चाहता है,
आर्टिकल बेसिकली यह कहना चाहता है कि भारत में जो सार्वजनिक स्वास्थ्य गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहा है वर्तमान में। नीति में चाहे देखें विघटन हो, कमजोर शासन व्यवस्था हो, या पेशेवर या पर्याप्त प्रशिक्षण का ना हो पाना हो, या कहीं ना कहीं अगर आप देखें स्वास्थ्य क्षेत्र में जो चुनौती है उसको दिखा रहा है। ये बेसिकली मुख्य परीक्षा तथा प्रीलिम्स दोनों को यहाँ पे कंबाइन कर सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेन प्रीलिम्स इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, तो हम थोड़ा सा इसको उस तरह से देखेंगे। तो इस संबंध में यहाँ पे जो कोविड-19 के बाद जिस तरह से जो स्वास्थ्य संबंधी सार्वजनिक व्यवस्था में, सार्वजनिक स्वास्थ्य में चुनौतियाँ देखने को मिली है, उसके बारे में ये आर्टिकल बात कर रहा है। अगर भारत में हम देखें तो भारत में जो सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था है वो बेसिकली दो आधारों पर दिखाई देती है। तो उसमें अगर देखें, जनता के लिए अगर देखें यहाँ पर निजी स्वास्थ्य व्यवस्था दिखाई देती है। निजी स्वास्थ्य व्यवस्था में आप देखें बेसिकली उनका फोकस लाभकारी जो कार्य होते हैं उसमें होता है, गैर लाभकारी भी कार्य होता है। जैसे अगर आप देखें बहुत सारे ऐसे ट्रस्ट के यहाँ पर हॉस्पिटल खुले रहते हैं, बहुत सारी प्राइवेट कंपनियों के भी फ्री में हॉस्पिटल रहते हैं। लेकिन अगर आप देखें जो पब्लिक हॉस्पिटल्स में आप देखेंगे स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत, अगर आप देखेंगे स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत, तो यहाँ पर राज्य सरकार के अंतर्गत राज्य स्वास्थ्य, केंद्र सरकार के अंतर्गत केंद्र स्वास्थ्य संबंधी यहाँ पर जो केंद्र हैं यहाँ पे स्थापित होते हैं। राज्य स्वास्थ्य में आप देखेंगे जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं, इसके अलावा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं, इसके अलावा उप केंद्र होते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे राज्य के अंदर ग्रामीण लेवल पर इस तरह से कार्य होते हैं। वहीं अगर आप देखें शहरी स्तर पर बहुत जो हॉस्पिटल्स होते हैं, विशेष रोग अस्पताल होते हैं, जिला अस्पताल होते हैं, सरकारी मेडिकल कॉलेज, ये राज्य स्तर पर यहाँ पर कार्यरत होते हैं। वहीं अगर आप देखेंगे तो बात हो गई राज्य के स्तर पर, फिर वहीं स्वास्थ्य में केंद्र के स्तर पर जो प्रयास हैं, कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय है, फिर केंद्र सरकार की बहुत सारी स्वास्थ्य योजनाएं हैं जैसे आयुष्मान भारत हो गया। तो इस तरह से बहुत सारी योजना के माध्यम से यहाँ पर केंद्र सरकार स्वास्थ्य में प्रावधान करता है। फिर रक्षा मंत्रालय के अंदर भी स्वास्थ्य संबंधी गतिविधियाँ होती हैं, जैसे बहुत सारे मेडिकल्स बनाना, औषधालय बनाना और विशेष अस्पताल की स्थापना करना। रेल मंत्रालय के अंतर्गत भी हालांकि ऐसा कार्य होते हैं। तो पब्लिक स्वास्थ्य में आप देखेंगे बेसिकली स्वास्थ्य मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, रेल मंत्रालय कार्यरत रहते हैं, अलग अलग डोमेन में रहते हैं। जिनमें अगर आप देखें जो स्वास्थ्य मंत्रालय है उसके अंतर्गत जो राज्य व केंद्र सरकार है उनमें जो सरकारी अस्पताल हैं, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र वह आते हैं, साथ ही गवर्नमेंट स्कीम्स भी आती हैं। तो ये तो बात हो गई यहाँ पर जो पब्लिक स्वास्थ्य केंद्र उनके बारे में। समस्या क्या आ रही है? एक समस्या ये है कि भारत में अगर देखें मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ पाठ्यक्रम विघटित है। अगर आप देखें जो सिलेबस है उसका अगर आप देखें जो लिंकेज है वर्तमान आवश्यकता से कम है। फिर साथ ही मेडिकल जो सीटें हैं उनकी उपलब्धता बहुत कम है। आप देखेंगे नीट का जो एग्जाम है उसमें धांधली की भी समस्या देखने को मिलती है। तो इस संबंध में जो मेडिकल सेक्टर है कहीं ना कहीं लगातार चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे डॉक्टरों की कमी है। डॉक्टर होते भी तो उनमें दो समस्या और देखने को मिलती है। पहला तो ये कि वो विदेश चले जाते हैं, दूसरा यहाँ पर गांव में वह स्वास्थ्य सेवाएं नहीं देना चाहते क्योंकि गांव में उनको इतना मौद्रिक लाभ नहीं मिल पाता। इसलिए अगर आप देखेंगे भारत में जो गांव का जो स्वास्थ्य सेवा इंफ्रास्ट्रक्चर है और संरचना है बहुत कमज़ोर दिखाई देता है। ये सारी बातें हैं। अब इस संबंध में यहाँ पे डाटा भी बता रहा है कि भारत में अगर आप देखें तो WHO द्वारा अनुशंसित 10,000 में कम से कम एक डॉक्टर होना चाहिए, 10,000 लोगों में कम से कम एक डॉक्टर होना चाहिए। लेकिन वर्तमान में आप देखें भारत में ऐसी व्यवस्था नहीं दिखाई देती। लगभग अगर आप देखेंगे 50,000 में से लगभग एक डॉक्टर की उपलब्धता है। फिर हम देखें यहाँ पर जो सामाजिक अंतराल है लगभग 40% अगर आप देखें स्नातक वास्तविक सार्वजनिक स्वास्थ्य भूमिका के अपर्याप्त रूप से तैयार महसूस नहीं करते। अब इसमें चुनौती ये भी है कि जो भारत का GDP बजट है वो यहाँ पर 2.1% है स्वास्थ्य क्षेत्र में। अब 2.1% GDP पे जो बजट है इससे क्या होता है कि हेल्थ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप नहीं हो पाता है। वहीं आप बड़े देशों में जाएंगे तो लगभग आप देखेंगे 5 से 6% हेल्थ का जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में सरकारें खर्च करती है। लेकिन भारत में अगर आप देखेंगे तो भारत में जो GDP है उसका लगभग 2% से ज़्यादा यहाँ पे सरकार हेल्थ में यहाँ पे खर्चा नहीं करती। इस संबंध में यहाँ पर बातें देखने को मिल रही हैं। अब इसको यहाँ पर पहली बात है कि GDP में जो भागीदारी उसको बढ़ाने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त और भी चीज़ें यहाँ पर कार्य कर सकती हैं। तो ये बेसिकली इस संबंध में आर्टिकल था। अगला आर्टिकल यहाँ पे बात करेंगे पश्चिमी सीमा शहरों में ब्लैकआउट्स का यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो क्या हो रहा है कि अभी आपको पता है कि जो भारत पाकिस्तान बीच तनाव चल रहा है और रात में अगर जो लाइट होती है उसके जलने से या तो शहर में लाइट जलने से जो ड्रोन होते हैं ड्रोन अटैक में बहुत आसानी होती है और आसानी से जो रिहायशी इलाके उनको टारगेट किया जा सकता है। इसलिए ब्लैकआउट्स के लिए सरकार यहाँ पे बोलती है। गुजरात, राजस्थान, पंजाब के बहुत सारे शहरों में ब्लैकआउट देखने को मिला है, चाहे जामनगर हो, भुज हो, अमृतसर हो, जालंधर हो, इसके अलावा गुरदासपुर, चंडीगढ़, मोहाली, इन सब में शहरों में यहाँ पर ब्लैकआउट देखने को मिला। तो इस संबंध में यहाँ पे आर्टिकल था और यहाँ पे बात हुई थी, हमने ऑलरेडी देख लिया कि लगभग अगर आप देखें 2500 से ज़्यादा कर्मी हैं जो देखेंगे लगातार लगे हुए हैं किस तरह की जो घटनाएं उनके जो प्रभाव को कम किया जा सके, मॉक ड्रिल भी करवाई गई हैं। तो यहाँ पर भी ये बेसिकली आर्टिकल था। अगला आर्टिकल यहाँ पर बात करेगा कि हाल में क्या हुआ कि भारत ने चेतावनी दी कि यदि UK भारतीय निर्यात पर प्रभाव डालने वाले कार्बन कर को लागू करता है तो भारत इसके खिलाफ प्रतिशोध करेगा।
अब ऐसा क्यों हुआ कि ऐसा देखिए, ऐसा इसलिए हुआ कि क्या होता है कि जो यूरोपियन जो देश होते हैं उनका बेसिकली पर्पज ये होता है कि अपना व्यापार घाटा तो कम करना ही है, साथ ही वो क्या करते हैं कि ऐसे जो प्रोडक्ट होते हैं विकासशील देशों में निर्मित होते हैं जिनको बनाने में जो कार्बन ज़्यादा इमिशन होता है, ऐसे प्रोडक्ट को वहाँ पर बैन लगा देते हैं। तो ये क्या होता है, उनको दो तरफ से फ़ायदा होता है। तो क्या होता है, दुनिया को दिखाने के लिए उनके पास यह रहता है कि उन्होंने कार्बन टैक्स लगाया। दूसरा यह रहता है कि जो व्यापार घाटा है, जो मेन उनका पर्पज है वह कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे उनको उनका जो कम होता है। अब इस संबंध में देखेंगे यहाँ पे चुनौती देखने को मिलेगी। हालांकि आप देखेंगे जो भारत है और ब्रिटेन, उसके बीच अब देखें मुक्त व्यापार समझौते की बात चल रही है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की वार्ता चल रही है और इस प्रस्तावित कार्बन ढांचे से उद्योगों के लिए छूट की मांग कर रहा है, जिसमें भारत बोल रहा है कि अगर देखें अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर क्या है कि हमारा निर्यात नहीं हो पाएगा, हमारा जो व्यापारिक घाटा हमें ज़्यादा होगा। फिर यूके का कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म की बात करें, यूके का जो सीबीएम मैकेनिज्म है उसमें अब सीबीएम मैकेनिज्म, उसमें ईयू के जो सीबीएम के आधार पर एक कार्बन कर पेश करने की योजना बनाई है, जो आयात पर उनके कार्बन फुटप्रिंट के आधार पर कर लगाया जाएगा। कार्बन फुटप्रिंट मतलब ये कि अगर किसी प्रोडक्ट को बनाने में कितना कार्बन सर्जन हुआ है तो उसका वो कार्बन फुटप्रिंट कहलाता है। तो यूके इस बार यूपी सीबीएम कानून के तहत ऐसे कार्बन जो प्रोडक्ट ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिन पे ज़्यादा कार्बन उत्सर्जित हुआ है उस पर कार्बन टैक्स लगाने की बात कर रहा है, जिसका विरोध भारत ने किया है। तो इस संबंध में यहाँ पे आर्टिकल था जिसमें खासतौर पे इस्पात क्षेत्र आते हैं, एल्यूमिनियम, सीमेंट उद्योग, इस सब पर यहाँ पे नकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो इस संबंध में यहाँ पे आर्टिकल था। साथ ही यह जो आर्टिकल बताया कि भारत और यूके के बीच अगर देखें लगभग 20 बिलियन डॉलर का जो ट्रेड है वो पहुंच चुका है और यूके 2027 तक सीबीएम को लागू करने की योजना बना रहा है। यूके कह रहे हैं 2027 तक हम सीबीएम लागू करेंगे। इससे जो भारत का निर्यात है वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो सकता है। इस्पात, एल्यूमिनियम, सीमेंट जैसे जो निर्यात है उसमें अगर देखें 5 मिलियन टन से अधिक की जो इस्पात है इन पर अगर देखें ये जो टैक्स लगाया जाता है तो इनका निर्यात कम होने की संभावना यहाँ पर दिखाई देती है। इस संबंध में यहाँ पे आर्टिकल था। अगला आर्टिकल यहाँ पे भारत पाक में हमलों को इंटरसेप्ट करने के बाद पलटवार किया था। इस संबंध में आपको पता है कि भारत ने क्या किया है कि 15 शहरों पर जो भारत को टारगेट किया था, फिर भारत ने जो वहाँ पे जो टारगेट हुए ड्रोन अटैक हुए उससे भारत ने न्यूट्रलाइज किया जो अपना मिलिट्री डिफेंस सिस्टम था उसकी मदद से। और भारत ने फिर क्या किया कि रिटेलिएटर में चाहे आप कराची देखें, लाहौर देखें और बहुत सारे ऐसे शहरों को वहाँ पर टारगेट करके उनके जो सैन्य ठिकाने को नष्ट किया, बहावलपुर इत्यादि में। तो इस तरह से आप देखेंगे यहाँ पे आर्टिकल था। तो इसको हमने ऑलरेडी कई सारी चीज़ें दे चुके हैं। प्रीलिम्स और मेंस में इंपॉर्टेंट कोई यहाँ पे ऐसा फैक्ट नहीं मिलता जिसको मैं आपको बताऊँ और आपको एग्जाम में फंसे, तो खाली ये न्यूज़ है, इसको आपने यहाँ पर देख समझ लिया। अगला आर्टिकल रॉबर्ट प्रीवोस्ट के बारे में कि रॉबर्ट जो प्रीवोस्ट हैं उनको क्या किया गया है। आप देखें कैथोलिक चर्च के इतिहास में गए थी ऐसी ऐतिहासिक घटना है जो पेरू से गहरे रूप से जुड़े हुए एक मिशनरी हैं और अमेरिकी नागरिक हैं, उनको पहली बार अमेरिकी नागरिक को यहाँ पे पोप बनाया गया। अब आपको पता है कि इटली, आपको यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे वेटिकन सिटी का नाम आपने सुना होगा। वेटिकन सिटी इटली में है, वेटिकन सिटी है जहाँ पर आप देखें पोप का पूरी तरह से कानून चलता है, उन्हीं के माने छोटा सा एक शहर है। और अभी हाल में क्या है कि पोप फ्रांसिस जो थे उनकी मृत्यु हुई थी, उसके बाद नए पोप को यहाँ पर पोप लियो को अब देखें यहाँ पर बेसिकली नियुक्त किया जा रहा है। पोप लियो 14। ये शिकागो में एक जन्म है, मिशनरी के रूप में इन्होंने कार्य किया। बाद में पेरू में आर्च बिशप भी बनकर रहे। चुनाव से पहले उन्होंने दुनिया भर में बिशपों की निगरानी करते हुए वरिष्ठ वेटिकन पद भी संभाला है। तो बेसिकली अगर आप देखें वोटिंग में इनको क्या है कि चुना गया और ये बेसिकली चुनाव प्रक्रिया के माध्यम से नहीं चुना गया। तो ये यहाँ पर था। कोई भी भारत के संबंध में, हम हमारे यूपीएससी संबंध में प्रीलिम्स और मेंस में कोई ऐसा आर्टिकल यहाँ पे नहीं बनता है, उसको यहाँ पे हम नहीं देखेंगे। अगला आर्टिकल बात करेंगे भारत का जो एयर डिफेंस सिस्टम उसके बारे में। अभी आपने न्यूज़ सुना होगा S-400 के बारे में। S-400 भारत का सुदर्शन चक्र बोला जा रहा है, सुदर्शन चक्र बोला जा रहा है। अभी सुदर्शन चक्र बात करें तो क्या है, ये ज़मीन से अगर आप देखें सरफेस टू एयर, हवा में मार करने वाला मोबाइल मिसाइल सिस्टम है। तो भारत में मोबाइल मिसाइल सिस्टम इसका मतलब है कि मोबाइल से चलाया जाता है। बेसिकली इसको मूवमेंट किया जा सकता है, कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है। और ये जो प्रणाली है भारत ने रूस से खरीदी है। रूस के पास, चीन के पास, तुर्की के पास और भारत के पास, 4 देशों के पास ये इतना बेहतर सिस्टम यहाँ पर है। हालांकि ऐसा ही एक बेहतर सिस्टम अमेरिका के पास थर्ड जो डिफेंस सिस्टम उसका है, लेकिन वो पाकिस्तान के पास इस तरह से डिफेंस सिस्टम नहीं है। अब ये जो एयर डिफेंस सिस्टम है इतनी उन्नत प्रणाली से बना है जिसमें आप देखेंगे ये क्या कर सकता है, ये किसी मिसाइल को टारगेट कर सकता है। जो भी अगर देखें हवा में जो भी अगर इक्विपमेंट दिखता है या कोई भी ऑब्जेक्ट दिखता है उसको टारगेट करके उसे नष्ट करने के लिए इसे बनाया गया है और ये काफ़ी एक्यूरेट है। तो इस संबंध में यहाँ पर आर्टिकल था। इसमें मुख्य घटक देखें तो एक सबसे पहला डिटेक्शन सिस्टम है, डिटेक्शन सिस्टम इसमें है, जिसमें आप देखेंगे
कि रडार है, सेंसर का उपयोग करके जो शत्रु के जो लक्ष्य हैं उनको पहचान किया जाता है, फिर उनको इंटरसेप्ट किया जाता है, और इंटरसेप्ट कर मिसाइलें तो खाने जो आने वाले खतरों को नष्ट करने के लिए डिजाइन की जाती है, फिर कमांड एंड कंट्रोल यूनिट के माध्यम से संपर्क किया जाता है। अब इसके देखें प्रणाली को प्रचार अगर देखें, शॉर्ट रेंज भी ये नष्ट कर सकता है, मीडियम रेंज भी और लॉन्ग रेंज भी बेसिकली अगर देखें। S-400 का मतलब है कि 400 किलोमीटर का दायरा ये बेसिकली कवर करता है। इसके अतिरिक्त अगर आप देखें तो आप यहाँ पे पाएंगे, यहाँ पे आप पाएंगे कि जो भारत का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसमें कई सारी चीज़ें हैं, सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा आप आकाश मिसाइल प्रणाली के बारे में आपने सुना होगा, आकाश के बारे में सुना होगा। आकाश के बारे में अगर आप देखें तो 25 से 30 किलोमीटर के भारत का डिफेंस सिस्टम है। ADD और PAD के बारे में भी आपने सुना होगा, ये भी भारत का डिफेंस सिस्टम है जिसे DRDO ने यहाँ पर डेवलप किया है, और ये बेसिकली भारत का जो डिफेंस सिस्टम उसको मजबूत करने का प्रयास करती है, सतह से हवा में मारकर मिसाइल को नष्ट कर सकते हैं। फिर दूसरा यहाँ पर आप देखें जो लड़ाकू विमान है, हेलीकॉप्टर, ड्रोन को मार गिराने में इनकी सक्षमता है। तो आकाश, बहुत सारे शहरों में आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी इंस्टॉल है। फिर यहाँ पे S-400 के बारे में हमने बात ही कर ली, 400 किलोमीटर के दायरे को कवर करता है, और इसका जो समझौता अगर आप देखेंगे लगभग $5.4 बिलियन का जो समझौता हुआ था भारत और रूस के बीच में, तब इसे खरीदा गया है। फिर इसके अलावा और डिफेंस सिस्टम भारत के पास क्या, बराक 8 है। बराक 8 बेसिकली अगर देखें तो DRDO के साथ साथ जो इजराइल है, इजराइल AI है, इजराइल डिफेंस जो ऑर्गेनाइजेशन उसने मिलकर बनाया है, और ये 70 से 100 किलोमीटर अगर आप देखें जो ऑब्जेक्ट है उनको क्या कर सकता है, टारगेट कर सकता है। तो इजराइल और जब हमास का युद्ध हो रहा था तो आपने देखा होगा कि इजराइल का जो डिफेंस सिस्टम है वो बहुत एक्टिव है, और सबसे ज़्यादा अगर आप देखेंगे इजराइल के ही इक्विपमेंट होते हैं, क्योंकि इजराइल का लगातार कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है, और इससे क्या होता है यह बताता है कि बराक 8 सिस्टम भी काफ़ी कारगर है। फिर इसके अतिरिक्त अब QRSAM है, क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल है, जो मोबाइल लॉन्चर पर आधारित है, वो भी कम समय में अगर देखें तीव्र प्रतिक्रिया देती है और भारत की जो डिफेंस सिस्टम है उसको मजबूत करने में मदद करती है। इसके अलावा प्रोजेक्ट कवच के बारे में आपको पता होगा, प्रोजेक्ट कवच सीमावर्ती क्षेत्रों में मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं, सीमा पर स्वचालित एयर डिफेंस सिस्टम में पोस्ट बनाने की बात कर। तो इस तरह से आप देखेंगे S-400 है, आकाश है, बराक 8 है, क्विक रिस्पॉन्स सरफेस टू एयर मिसाइल है, XRSAM में अभी कहीं न कहीं अगर आप देखें जो अभी निर्माणाधीन है, XRSAM भारत के इंडिजिनस है एयर डिफेंस सिस्टम, अभी निर्माणाधीन है। तो 5 तरह के जो डिफेंस सिस्टम भारत में कार्य कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं जो भारत की सुरक्षा व्यवस्था उसको मजबूत करने के दिशा में कदम यहाँ पे दिखा रहे हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखिए जो कैसे काम करता है तो बात करें आर्टिकल में, तो सबसे पहले डिटेक्शन किया जाता है, सबसे पहले आइडेंटिफाई किया जाता है, फिर उसके बाद ट्रैक किया जाए, ट्रैक करने के बाद अगर देखेंगे यहाँ पर आइडेंटिफाई किया जाता है कि सच में ये विदेशी ऑब्जेक्ट है या पता चला कि हमारा ऑब्जेक्ट निकला है, और इसको देखेंगे जो रडार वगैरह होते हैं उनसे टारगेट किया जाता है, सेटेलाइट का उपयोग किया जाता है, और सेटेलाइट का उपयोग, रडार का उपयोग करके इनको फिर नष्ट किया जाता है। तो यहाँ पे ये आर्टिकल यहाँ पर बेसिकली इसके बारे में था। अगला आर्टिकल बात करेगा पुतिन ने यूक्रेन पर आक्रमण के लिए नाजी विरोधी सोवियत विजय पर यहाँ पे बात की है। तो अभी आप देखेंगे तो 75वीं वर्षगांठ मनाई गई यहाँ पे जो रूस है उसने मनाई। उसने कहा कि इस दिन अगर हमने क्या किया था, जर्मनी का जो अटैक था उसको समाप्त किया, तो उस पर हमने विजय प्राप्त की थी। उसी तरह से जो यूक्रेन का जो युद्ध है उस पर जो विजय है उसको वो लिंक करने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा वर्ल्ड हिस्ट्री का मामला आ जाता है, तो थोड़ा सा हम देख लेते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री में किस तरह से द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी ने रूस पर हमला किया था, उसके क्या परिणाम यहाँ पे आपको देखने को मिले। तो कुछ घटनाक्रम यहाँ पर देखेंगे। तो आपको पता होना चाहिए जो 1939 से 1945 का दौर था जिसमें द्वितीय विश्व युद्ध यहाँ पर चल रहा था। द्वितीय विश्व युद्ध बेसिकली अगर देखें प्रथम विश्व युद्ध का ही परिणाम था द्वितीय विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध में आप जिस तरह से वर्साई की संधि हुई थी 1919 में, थोड़ा सा हिस्टोरिकली अगर हम नज़र डालें तो आप 1919 में वर्साई की संधि हुई जिसमें जर्मनी पर सबसे ज़्यादा यहाँ पर शर्तें आरोपित की गई, उसको यहाँ पर देखिए पूरी तरह से कमज़ोर करने का प्रयास किया गया, जिससे वहाँ का जो राष्ट्रवाद है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। राष्ट्रवाद बढ़ने से हिटलर जैसे जो तानाशाह नेता है उसको बढ़ावा मिला, और उसने लगातार जो संधि है उसका उल्लंघन किया और लगातार जर्मनी को मजबूत करता रहा। मिलिट्री रूप से बहुत सारे हेलीकॉप्टर्स है, वेपन्स बनाता रहा। जब तक ये कार्य करता है तो जो ब्रिटेन है, फ्रांस, उसने आंख मूंद के इसका देखा, और कोई भी यहाँ पे आप देखेंगे कोई प्रतिकार नहीं किया, किसी तरह कर दे उसके खिलाफ स्टेप नहीं उठाए। बाद में यही कहीं ना कहीं उनके गले की हड्डी बन गया हिटलर, और उसने क्या कर दिया, जो मित्र देशों पर अटैक कर दिया, फ्रांस पर अटैक कर दिया, ब्रिटेन पर अटैक कर दिया, और आगे चल के उसने सोवियत यूनियन उस पर भी अटैक कर दिया। तो अब यहाँ पर जो सोवियत यूनियन का जो इन्वॉल्वमेंट है पहले नहीं था, लेकिन जैसे ही जो विश्व युद्ध 1941 में क्या होता है, 1941 जर्मनी ने सोवियत रूस पर अटैक किया, और रूस पर उसने एक ऑपरेशन चला जिसे ऑपरेशन बारबोसा कहा। और यहाँ पर जो आक्रमण जो जर्मन चांसलर एडोल्फ हिटलर द्वारा शुरू किया गया था उसका बेसिकली पर्पज ये थी कि उसके सोवियत संघ को नष्ट कर दिया जाए, उसकी विशाल जमीन पर जर्मनी का कब्जा कर लिया जाए, जर्मनी का पूरी तरह से विस्तार कर दिया जाए।
उसने कई सारे पड़ोसी देशों पर कब्जा कर लिया था ऑलरेडी, और रूस पे यहाँ पे कब्जा करने के लिए सोच रहा था। लेकिन रूस एक बहुत बड़ा जाइंट था, उस पर कब्जा करना, उस पर विजय प्राप्त करना बहुत ही कठिन काम था। साथ ही जो रूस की जो क्लाइमेटिक सिचुएशन थी बहुत ही अलग थी, जिसे हम यहाँ पर अभी देखेंगे। तो ऑपरेशन बारबोसा के बारे में अगर आप बात करें, गिव मी अ सेकंड। ऑपरेशन ऑपरेशन बारबोसा के बारे में बात करें तो ऑपरेशन जो बारबोसा है उसकी शुरुआत आप देखेंगे कि 1941 को देखने को मिली, और यहाँ पर 3 मिलियन जो सैनिक, लगभग 30 लाख सैनिक, 3000 टैंक, 2500 विमान के साथ सोवियत सीमा पर उसने अटैक किया। अब सोवियत सेना की तैयारी कमजोर थी, शुरू में जर्मनी ने तीव्रता सफलता प्राप्त की। लगातार अगर आप देखेंगे, अगर यहाँ पे सोवियत का मैप देखेंगे, सोवियत का मैप अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो लगातार ये कब्जा करता हुआ उत्तर की तरफ बढ़ रहा था। उसके बाद उसने कीव है, मिन्स्क है, लेनिनग्राद है, बहुत सारे शहरों पर पहुंचा, उसने वहाँ पर कब्जा कर लिया। सोवियत संघ ने कुछ हिस्सों पर जर्मन कब्जा करने में सफल रहे, लेकिन फिर भी उन्होंने सोवियत संघ के महत्वपूर्ण क्षेत्रों को नष्ट करने में पूरी तरह सफलता प्राप्त नहीं की। अब इसका सोवियत संघ ने प्रतिक्रिया दी, प्रतिरोध किया। जैसे अगर आप देखेंगे उस टाइम पे जो सोवियत के हेड थे जोसेफ स्टालिन ने क्या किया, यहाँ पर जो पूरी तरह से पूरी ताकत लगा दी कि जो सोवियत यूनियन है, जो जर्मनी है, उसकी सेनाओं को यहाँ पर कमज़ोर किया जाए। उन्होंने नो रिट्रीट की नीति अपनाई, और सोवियत सेना ने कड़ी मेहनत से जर्मनी सेना का विरोध किया। अब जैसे जैसे क्या हो रहा था कि जैसे उत्तर की तरफ सेना बढ़ती जा रही थी, जो सोवियत सेना है वो पहले ही वहाँ पर जो फसल उनको नष्ट कर देती थी। तो क्या होता था, जब ये जाते थे उत्तर की तरफ बढ़ते तो देखते थे खाली हो गए, शहर खाली हो गए, कोई फसल नहीं है। तो अब इससे क्या समस्या देखने को मिली, क्योंकि ठंड भी लगातार बढ़ती जा रही थी, और रूस में आपको पता है कि नॉर्थ जो रीजन है बहुत ठंडा एरिया है। जो जर्मनी की सेना है ज़्यादातर ठंड से ही मारी जा रही थी, ज़्यादातर भूख से ही मारी जा रही थी। उनके पास जो खाने की सामान है, रसद कम हो गई थी, उनके पास जो ठंड के जो आइटम वो बहुत कम हो गए थे। और युद्ध क्या है कि बहुत लंबे समय तक चलता आ रहा था, और बहुत लंबे समय तक चलने वाले युद्ध हमेशा क्या है, आपको नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। बाद में देखें मास्को पर भी उन्होंने अटैक किया। मास्को के बाद में हालांकि रक्षा कर ली रूस ने, और उनको यहाँ से वापस भगाना शुरू किया। फिर 1943-1945 तक यहाँ पलटवार शुरू होता है, और जो जर्मनी है उसको यहाँ पर उल्टे पैर भागना पड़ता है, जर्मनी सेना को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। सोवियत सेना ने जर्मनी सेना को पोलैंड के अलावा हंगरी से भी बाहर किया, वहाँ से तो बाहर किया, रोमानिया से बाहर किया, ऑस्ट्रिया से भी उसने बाहर निकाल दिया। फिर आपने देखा कि बाद में जो हिटलर, उसने क्या किया, हिटलर आत्महत्या कर लेता है। 1945 में जर्मनी का आत्मसमर्पण होता है। हालांकि उसमें और बहुत से कारण इन्वॉल्व थे। जो यूएस था, जिसने जापान पर, हिरोशिमा नागासाकी पर परमाणु बम चलाए, जिसमें लिटिल बॉय फैट मैन था। और उसके बाद जापान ने भी क्या किया, यहाँ पर युद्ध विराम घोषित कर दिया, जर्मनी ने भी समर्पण कर दिया। और बाद में जर्मनी की राजधानी बर्लिन पर सोवियत सेना ने कब्जा भी कर लिया और जर्मनी को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर कर दिया। तो 8 मई 1945 को जर्मनी ने अप्रैल 1945 में हार मान ली, सोवियत संघ की बड़ी विजय यहाँ पर सुनिश्चित हुई। तो इस दिन को यहाँ पे आप देखेंगे सोवियत यूनियन के जो यहाँ पे राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन ने एक तरह से विजय दिवस के रूप में मनाया, उसको सेलिब्रेट किया। तो उस संबंध में यहाँ पे आर्टिकल था, यहाँ पे अपने वर्ल्ड हिस्ट्री को जोड़ के देखा। तो यहाँ पर आज के आर्टिकल फिलहाल इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।